नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स, हिंदी में बोलते हैं समुच्च। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट कहने का मतलब वही सेट जो हम लोग सोचते हैं, है ना। टी सेट, है ना, बर्तन का सेट, जो दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं, वही सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसी तरह से करेंगे। हम लोग बोल सकते हैं The collection of well-defined object is called sets. The collection of well-defined object is called क्या दोस्त? Sets. हिंदी में बोले तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित कहने का तात्पर्य है, जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें दो जन का, सपोज एक अंकित है, एक और कुछ ले लो, चलो एक सौरभ है। अंकित को अगर हम बोले कि तुम अपना पसंद के कुछ हीरो का संग्रह करो, ठीक है, हाँ, या हम बोलें कि अंकित एक काम करो, तुम आप देश का 5 सबसे बेहतरीन एक्टर का संग्रह करो, ठीक है, तो वो इस तरह से भी कर सकता है। सपोज वो ले लिया अक्षय कुमार, सलमान खान, ठीक है, और जैसे शाहरुख खान, ठीक है, और भी जैसे कोई एक्टर ले लिया, ऐसे शाहरुख खान, आमिर खान, इस तरह से वो इस तरह से लिया, संग्रह किया आपका, ठीक है। अब हम इसको पूछे सौरभ के, बताओ तुम देश का सबसे बेहतरीन, जो तुमको पसंद है, सबसे बेहतरीन एक्टर का संग्रह करके दिखाओ। तो ये भी सपोज ये जो है सौरभ वो भोजपुरिया फैन है, सपोज खेसारी को ले लिया, पवन सिंह को ले लिया, और भी जैसे और कौन सा हीरो, रवि किशन को ले लिया, मनोज तिवारी को ले लिया, ठीक है। तो सबके नज़र में तो यहाँ पे अलग अलग कहानी बनेगा। हम इसके अनुसार चले तो ये सब हीरो का संग्रह किया, ये लड़का ये सब हीरो का संग्रह किया, तो इसके नज़र में कोई अलग सुपरस्टार है, इसके नज़र में कोई अलग। तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ये आपका वेल डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट ये जो हम अभी अब लिए हैं, ये सब जो हम लोग लिए हैं इस दोनों के अनुसार, ये सुपरिभाषित नहीं हुआ, दोनों के नज़र में अलग अलग आया, तो इसको हम सुपरिभाषित नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग सेट किसको बोलते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, सेट्स कहते हैं, है ना। हाँ, वैसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, ठीक है। अगर हम और भी जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे और भी है, सपोज हम ही हैं, हम अगर बात करें कि तुम बोलो कि भाई आप एक काम करो, आप देश का 5 महत्वपूर्ण लेखकों का संग्रह करो, तो हमारे नज़र में जैसे आपका हो गया, हम संग्रह के अगर बात करें तो नीलोत्पल मृणाल हो गया, जैसे नीलोत्पल मृणाल, मुंशी प्रेमचंद, और भी जैसे और भी कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कुमार विश्वास वगैरह भी, उनको भी हम पसंद करते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, हाँ, इस तरह से हम ले सकते हैं। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, हम लोग सेट्स को अगर नोटेशन के बात करें, अगर सेट्स को नोटेशन के बात करें, ठीक है, हाँ, तो हम लोग उसके जो सेट्स है उसको तो हम बिग लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बड़ा अक्षर से हम लोग सूचित करते हैं, लेकिन उसके अव्यव को स्मॉल लेटर से, मतलब एन स्मॉल ले सकते हो, एम स्मॉल ले सकते हो, और के स्मॉल ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो मेरे नज़र में ए आपका आया। और अगर हम तुम्हारे नज़र से बोले, और कोई भी जिससे कोई और जन है, टी, कुछ नाम सोच लो अपने मर्जी से, अब इसके अनुसार बोले कि बताओ तुम लेखकों का संग्रह बताओ, तो उसके नज़र में कोई और लेखक हो सकता है। तो ये सब जो बात है वो सुपरिभाषित नहीं है, सबके नज़र में अलग अलग लेखक हो सकता है, अलग अलग एक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब बात जो है सुपरिभाषित नहीं है। तो ये सब जो चीज़ है वो सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा, समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर हम पूछें, अगर हम बोले कि एक काम करो, एक से बड़ा और 5 से छोटा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताओ, तो हम हो या आप हो या कोई और भी जन हो, ठीक है, अगर 1 से बड़ा और 5 से छोटा संख्याओं का समुच्चय बनाने को कहेगा तो वो लिखेगा 2, 3, 4, ठीक है, यही कोई भी जन हो यही लिखने वाला है, 2, 3 और 4। तो ये जो आपका है, ये है आपका वेल डिफाइन, सबके अनुसार यही, 1 से बड़ा और 5 से छोटा जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या, यही है 2, 3 और 4। तो ये जो है ये आपका वेल डिफाइन है।
तो इसको हम सेट्स के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका सेट्स है। समझ में आया? कुछ मुश्किल नहीं था। ठीक है, बहुत आसान सा चीज़ था। ठीक है, फिर से समझिएगा सेट्स किसको बोलते हैं। हाँ, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं, सेट्स कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो इस तरह से आप लोग सीख पाए होंगे कि सेट्स क्या होता है। अब हम इसके बारे में और भी जानते हैं, सेकेंड पॉइंट के बारे में, रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन, ठीक है, ऑफ ए सेट एंड इट्स एलिमेंट्स के बारे में भी जानेंगे, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने ऐसे कुछ बता दिया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या नोटेशन ऑफ ए सेट, और इसका एलिमेंट्स के बारे में भी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ऐसे हम लोग समानता बात करें अगर रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन का, तो सेट्स को हम समानता, हम अभी जैसा कि बताएं कि इंग्लिश के बड़ा अल्फ़ाबेट, ठीक है, बड़ा अल्फ़ाबेट, बिग अल्फ़ाबेट से हम लोग सूचित करते हैं किसको? सेट्स को। लेकिन इसके अवयव को हम लोग लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे देकर। ठीक है, कॉमा दे देकर। ऐसे तो आपको हम जब टाइप्स ऑफ हम बताएंगे कि रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड है, कितना विधि है सेट्स का, तो वहाँ पे हम बात कर रहे होंगे। अभी तत्काल समझ लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं सेट्स को। तो देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। इसके सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेकिन बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके मेंबर, इस करली ब्रैकेट के जो अंदर होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं या मेंबर कहते हैं। तो इसके मेंबर जो होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर होना चाहिए। कहने का मतलब हम ले लिए ABCD, इस तरह से ए, इस तरह से ले सकते हैं। इसके अंदर जो आएगा वो स्मॉल लेटर आएगा। और सेट को सूचित किससे करेंगे? बड़ा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बड़ा अक्षर से। ठीक है, ये तो कुछ मुश्किल था नहीं। तो ये हम लोग बात कर लिए किसका? एलिमेंट का, रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन, सेट्स का और एलिमेंट्स का। इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं भाई। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका, हम लोग कितना विधि से, कितने तरीका से हम लोग, ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। ठीक है, हाँ, तो आइए हम उस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। चलो हम लिख ही लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने का दो विधि है। फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म, या हम लोग इसी को बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्त? टैबुलर फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग सारणी रूप। कौन सा रूप? सारणी रूप। क्या होता है सारणी रूप? अभी हम कुछ देर पहले बात में बोल लिए थे क्या होता है सारणी रूप। ठीक है, सारणी रूप होता है, पता है, ऐसे तो अभी हमने बताया कि हम लोग समुच्चय को बड़ा अल्फ़ाबेट से सूचित करते हैं, लेकिन इसके अवयव को, इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं, है कि नहीं है? तो रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म में क्या होता है कि आप समुच्चय के अवयवों को करली ब्रैकेट के अंदर, कहने का मतलब मंझली कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं, मंझली कोष्ठक के अंदर कॉमा दे करके लिखते हैं, कॉमा दे करके। यही होता है सारणी रूप। इंग्लिश से बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। समझना क्या करते हैं, जैसे हम एक सेट से बनाए तो करली ब्रैकेट एक ले लिए, मंझली कोष्ठक, और इसके अंदर इसके अवयवों को कॉमा दे करके लिखते हैं। जैसे हमने लिख लिया AEIO और U। ये जो फॉर्म है आपका, इसको आप रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो या टैबुलर फॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणी रूप। ऐसे भी आपका इसका हिंदी अर्थ से साफ साफ दिख रहा है कि सारणी रूप में हम किस तरह से लिख पाएंगे। रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, हिंदी में सारणी रूप। कोई पूछेगा कि रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म में किसी सेट्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग सूचित करते हैं, तो आप बताइएगा कि इसको मंझली कोष्ठक के अंदर इसके अवयवों को कॉमा दे कर लिख दो। यही होता है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। भाई और कोई भी तरीका है रिप्रेजेंट करने का? तो बोलेंगे हाँ जी, दर्शाने का और भी तरीका है। दूसरा जो है आपका, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या सेम्बलिक फॉर्म, या उसी को बोलते हैं हम लोग रूल फॉर्म। ठीक है,
तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड, ठीक है, सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो आपका तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुण प्रकटीकरण रूप। गुण प्रकटीकरण रूप। भाई अब बताओ गुण प्रकटीकरण रूप क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रूल फॉर्म, इसी का एक और नाम है रूल फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म जो सिंबल से हम लोग जिससे दर्शाते हैं। अब ध्यान से समझना, ये तो आपका था सारणी रूप, ये हम पढ़ रहे हैं गुण प्रकटीकरण रूप। इंग्लिश से बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, ठीक है, या सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश नाम देते हैं। अब आप एक बात बताना, इसको हम एक ही अक्षर में दर्शा देते हैं। एक ही अक्षर में कहने का मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हो, जैसे ये जो फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखते हैं a इक्वस टू एक्स, हो गया एक ही वर्ड में x। अब इसके गुण के बारे में केवल लिख देना है। हमने क्या लिखा, a था सारणी रूप में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर या टेबलर फॉर्म। हम लिखना चाहते हैं इसको गुण प्रकटीकरण रूप, इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। किस तरह से लिखेंगे, हम केवल लिख देंगे a इक्वस टू एक्स, ठीक है, a इक्वस टू एक्स, ये पूरा को बोल दिए x। अब इसके गुण को व्याख्या कर दो, खत्म। x सच डैट x, एक सच डैट x, इसको पढ़ते हैं, हिंदी बोलते हैं x जहां की x इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, हाँ भाई ये तो वही है ना, ए जो है AEIOU, हम इसको केवल एक ही वर्ड में लिखे हैं x, ये पूरा को बोलते हैं x, इसको बोलते हैं सच डैट, ठीक है, हाँ इसको बोलते हैं हम लोग सच डैट। सच डैट हिंदी बोलते हैं जहाँ की, x जहाँ की, क्या पढ़ोगे, x जहाँ की x, एक जो है स्वर्ण है, किसका स्वर्ण है, इंग्लिश अक्षर का एक स्वर्ण है। तो इसको हम गुण के इसके गुण के बारे में लिख दिए। तो ये जो फॉर्म है आपका रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, ये जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो यही तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का। क्या तरीका, दो तरीका, एक है रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, दूसरा जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, या उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। यही है दो तरीका, ठीक है, अदर नाम बोल दिए जो और भी नाम है, ठीक है। हाँ इसको पहचानिएगा, इसको बोलते हैं सच डैट जहाँ की, या इस तरह का भी साइन हो सकता है ए यूं, ठीक है, बोल सकते हैं तिरछा फुल स्टॉप, उसको बोलते हैं सच डैट। दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेबलर फॉर्म में बात करें तो a इक्वस टू एक्स सच डैट x इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर आप देखो NCERT की बात करो तो एक्सरसाइज 1.1 अभी जो हम बात करेंगे तत्काल, हम अभी सेट को 2 पार्ट में पूरा कर पाएंगे, 2 से 3 पार्ट के बात करें। ये आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें हम अभी जो बात करने वाले हैं सेट्स का टाइप्स तक, पूरा टाइप्स को यहीं पे क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम NCERT के सॉल्यूशन के साथ आएँ तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि भाई आप NCERT के सॉल्यूशन के साथ आओ, साथ बताओ तो और भी पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा उसमें, तो आप ये बता सकते हो। तत्काल हम लोग बात करते हैं आगे। आप समझ पाए कि सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना विधि है, कितना मेथड है। तो कितना मेथड है भाई, 2 विधि। अभी आप सीखे सारणी रूप और गुण प्रकटीकरण रूप। अभी हम जैसे और भी एग्जाम्पल लेकर के अगर बात करें, इसको पहचानिएगा, सच डैट का साइन है, हिंदी में बोलते हैं जहाँ की। आइए जैसे हम और भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के उसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। आपका लैंग्वेज चेंज भी हो सकता है, मेरा लैंग्वेज इस तरह का है, आप जिस तरह से उसको गुण को प्रकट कीजिए, वही तो है सेट बिल्डर फॉर्म, गुण प्रकटीकरण रूप। आइए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि बताओ एक जो एग्जाम्पल ये जो है
2 4 6 एंड 8 एंड 10, ये सेट एक है। अब बताओ, हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आप बताओगे कि ये जो है भाई वो सारणी रूप है, मतलब रोस्टर फॉर्म है। अब हम पूछे कि बताओ इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो बोले हाँ लिख सकते हैं। क्या लिखोगे बताओ? तो a इक्वल्स टू एक्स, पूरा को नाम दे दिया x, ठीक है, पूरा को नाम दे दिया x, ठीक है। हाँ, अब कैसे लिखेंगे भैया? तो आप एक बार बताओ, ये सभी जो है दो का क्या है, गुणज है। दो का क्या है, गुणज है। आप इसको बहुत तरह से गुण को प्रकट कर सकते हो, आपको कितना बेहतरीन तरीका से आता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन भी बता देंगे कि किस तरह से हम लोग इसको सूचित कर पाते हैं। ठीक है, तो x इसके बाद लिखना जन्म से अधिकार है, x सच दैट x, ठीक है। हाँ, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 के पावर n, नहीं 2 के पावर n नहीं 2n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। देखिए लिख रहे हैं हम, गुण को प्रकट कर रहे हैं इस तरह से, नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 5। हो गया, हमने गुण को प्रकट किया है, आपको आना चाहिए। अब हम इसको बता देते हैं कैसे है। x सच दैट x जहाँ की x बराबर 2n, जहाँ n इज ए नेचुरल नंबर, l छूट गया यार, नेचुरल नंबर, एंड n का वैल्यू जो है 5 से छोटा या 5 के बराबर है। कैसे भैया? अब सोचो, नेचुरल नंबर है तो n के जगह पे 1 रखोगे तो 2 बन जा 2, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 3 रखोगे 2 3 जा 6, 4 रखोगे 2 4 जा 8, 5 रखोगे 2 5 जा 10, पूरा का पूरा वैल्यू मिलने वाला है। और नेचुरल नंबर आपको पता है 5 से छोटा भी होता है, सॉरी नेचुरल नंबर जो है यहाँ पे 5 से अगर छोटा की बात करें तो 1 तक जाएगा, 5 से छोटा नहीं होता है, वो तो अनंत तक होता है ना, 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर को तो हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन काउंटिंग है कहाँ तक, आखिरी हम यहाँ तक गिन कहाँ तक सकते हैं, 5 तक। 5 से जहाँ 6 जाओगे 12, इसमें नहीं दिखेगा, तो इसको हम नहीं, हम 5 से छोटा ही लेंगे इनको, है ना। 2n लिख दिया ना, तो n का वैल्यू 5 ही तक होना चाहिए। 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेगा 6 आ जाएगा, 4 तो 8, 5 तो 10। यही है, ये जो आपका फॉर्म है इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणी रूप, या उसी का एक और नाम क्या है, टेबलर फॉर्म। ये जो आपका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में अगर बात करें हिंदी मीडियम वाला तो इसको बोलते हैं हम लोग सारणी रूप, इसको बोलते हैं गुण प्रकटीकरण रूप। क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, हम ज़्यादा टाइम बेकार ले रहे हैं, इसमें कुछ मुश्किल है बात है नहीं। अगर ये समझ पाए तो चलिए हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डायरेक्टली हम लोग किस तरह से सूचित कर लेंगे। कोई संख्या लगातार रहे तो उसको हम किस तरह से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सम स्पेशल सेट्स। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर सपोज आपको n दिखे तो ये जो ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे हम बात करें अगर i का या z का, तो ये जो सेट्स बनेगा, ये सेट्स जो निर्माण कर, सेट्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक का समुच्चय। ये नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या, ठीक है। और भी जैसे हम बात कर लें, जैसे हम बात कर ले क्यू का, ठीक है, क्यू का, तो ये जो है सेट्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहने का मतलब कौन सा संख्या, परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय, ठीक है। आर के बात कर लें, आर, तो ये जो सेट का निर्माण करेगा सेट्स ऑफ
रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब कौन सा संख्या का समुच्च? वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या का। जैसे और भी हम बात कर लें, जैसे हम बात कर लें किसका? आर का नहीं, अब हम बात कर लें जैसे जेड का, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलते हैं, है ना। सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको समिश्र संख्या, समिश्र संख्या। तो समुच्च है वो किसका है? समिश्र संख्या का, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन जान लेते हैं जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे z प्लस रहा, देखो भाई z है, z या i, सेट्स ऑफ इंटीजर। देखो थोड़ा सा इसमें z में कुछ चेंजिंग होता है, हाँ, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं, z से सूचित करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को भी, और z से हम लोग इंटीजर को भी सूचित करते हैं, क्योंकि इंटीजर को तो i से नाम है वाकई, लेकिन इंटीजर को जर्मन भाषा में जहलीन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना। हाँ, गिनना जर्मन भाषा में जहलीन कहा जाता है, इसीलिए हम लोग इंटीजर को भी ना हम लोग जेड से सूचित करते हैं, आई और जेड, आई या जेड, ठीक है। तो ये बड़ा बात है नहीं। जेड प्लस, तो ये तो सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसको लिख सकते हैं सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। पॉजिटिव इंटीजर, इसमें जीरो आएगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक। जेड माइनस, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो ये सब छोटा मोटा बात है। इस तरह से हम लोग कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में जान गए सेट्स का, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम लोग सेट्स को किस तरह से लिखते हैं? तो सेट्स को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे के लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सारणी रूप, इंग्लिश में बोलते हैं टेबलर फॉर्म। अगर उसको गुण के बारे में लिख दिया तो उसको बोलते हैं गुण प्रकटीकरण रूप, इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं बाबू, चलिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहने का मतलब है हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे समुच्चों का समुच्च, समुच्चों का समुच्च, सेट ऑफ सेट्स। चलिए देखिएगा ध्यान से, सेट ऑफ सेट्स या इसी को बोलते हैं हम लोग फैमिली ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चों का परिवार या समुच्चों का समुच्च, समुच्चों का समुच्च। क्या होता है भाई समुच्चों का समुच्च? जैसे कोई सेट्स हम ले लिए इस तरह से, ए इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, 1 2 है, 5 है, 1 and 2 and 3, ठीक है। अब भाई इसमें क्या है, अब देखना ध्यान से, एक समुच्च ही तो है, तो इसको सेट ऑफ सेट कैसे बोल रहे हो? अगर इस समुच्च को देखो तो इसके अंदर जिसका एलिमेंट्स है, इसका जो मेंबर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव या सदस्य, वो भी एक सेट्स है। 1 देखो सेट्स में ए बी 1 2 5 1 2 3, ये सभी एक सेट्स है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको समुच्चों का समुच्च। एक समुच्च तो है लेकिन इसका मेंबर भी एक समुच्च है, इसका सदस्य भी एक समुच्च है, इसको बोलते हैं समुच्चों का समुच्च। मतलब वैसा समुच्च जिसका हर एक मेंबर भी एक समुच्च हो, तो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सेट्स या सेट ऑफ सेट्स, बोलते हैं समुच्चों का समुच्च या समुच्चों का परिवार। क्लियर हुआ? कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है। अगर एक क्लियर हुआ तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं, इसमें जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, अलग अलग प्रकार जानेंगे हम लोग सेट्स का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो बाबू अभी टाइम बच रखा है ना, टाइम देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बच रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है ना, फर्स्ट बार में अगर हम रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने ला रहे हैं तो पता नहीं इसको मेरा टेक्निकल मास्टर क्या आता है नहीं, 28 मिनट का ही रिकॉर्ड होता है, 28 मिनट समथिंग सेकेंड तक वो उतना ही होता है यार, इसीलिए हाँ उतना ही है अभी। चलो कोई बात नहीं, अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो उसमें कुछ हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, आइए हम इस पॉइंट के बारे में भी जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट या काइंड्स ऑफ सेट, काइंड्स ऑफ सेट।
समुच्चयों का प्रकार। क्या बोलते हैं? समुच्चयों का प्रकार। आइए समुच्चयों का प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट सेट। आइए कौन सा कलर से लिखूं? देखो बहुत सारा कलर है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। फाइनाइट सेट, फाइनाइट, इसका तो इंग्लिश वर्ड से ही पूरा क्लियर हो रहा है, अगर इससे भी नहीं तो हिंदी से पूरा क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या है भाई? परिमित समुच्चय बताओ। वैसा सेट्स जिसमें अवयव निश्चित हो, अवयव को गिनती कर पाओ, उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित मतलब निश्चित। जैसे कहने का मतलब है a इक्वल्स टू, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। हम पूछे कि बताओ फाइनाइट है कि नहीं है, बोलेंगे हाँ जी। मतलब कैसे है जी? इसमें अवयव क्या है? 6। गिन पाया क्या? नहीं पाया। हाँ भैया इसको सूचित करते हैं na से, समझना, na। इसके अवयवों को सूचित करते हैं na। इसमें na कितना है? 6। गिन पाए तो ये जो सेट है आपका हो गया ये परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। जैसे और भी हम एग्जाम्पल की जैसे बात करें, अबे यार कंफ्यूज, हाँ तो हम यहाँ से थोड़ा एक काम कर लेते हैं, चौक को और ले लेते हैं, वाइट चौक। अब ध्यान से समझना। चलो एक और सेट ले लिए, सपोज बी एक सेट है। आपको पता है ना सेट्स को हम लोग बड़ा वाला अक्षर से सूचित करते हैं, इसके अवयवों को छोटा वाला से। ऐसे लिख दिया A E I O U। अगर हम पूछें कि बताओ इसमें n कितना, एन बी नंबर ऑफ बी है, बी सेट नाम है ना, तो 2 3 5 गिन पाया कि नहीं पाया? तो गिन पाओ तो फाइनाइट सेट, गिन पाओ तो फाइनाइट सेट सूचित करते हैं एन। इसको एन बी, क्योंकि सेट का नाम था बी तो हमने एन बी रख लिया, नंबर ऑफ सेट बी। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, फाइनाइट सेट। भैया एक और तो आप खुद बताओ, इसका एक फाइनाइट है तो एक हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसको आप अपरिमित समुच्चय बोलोगे। बोलेंगे हाँ जी, तो चलो उसको भी लिख लेते हैं यहीं पे। सेकंड की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अपरिमित समुच्चय क्या है? जैसे हम इसको हम डॉट 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 खींच दिए इस तरह से। अब बताओ 1 से स्टार्ट है, गिनती गिन पाओ कि कहाँ तक है? नहीं, अनंत तक गिनती गिनते चले जाएंगे। तो ये जो सेट हो गया वो हो गया इनफाइनाइट सेट। कर ही नहीं सकते हैं ना इसको, गिनती अनंत तक जाएगा ना, यानी एने को पतलाना संभव यहाँ पे नहीं है। सपोज हम यहाँ पे ए ही आई होती तो गिन पाएंगे हम लोग। जैसे और भी हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, तो एन बी को गिन पाओगे? सेट बी के अवयव को गिन पाओगे? एलिमेंट्स को गिन पाओगे? नहीं गिन पाएंगे। तो नहीं गिन पाएंगे तो आप तो समझ लिए होंगे कि नहीं गिन पाएंगे तो इसको कौन सा सेट नाम देंगे? इनफाइनाइट सेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। अगर गिन पाएँ तो परिमित, न गिन पाएँ तो अपरिमित। कुछ मुश्किल तो था नहीं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट मतलब हम लोग इसमें जानेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय से भी आपको मतलब इसको हिंदी से ही पता चलता है, खाली एक भी नहीं। इसको इंग्लिश से बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसका हर एक वर्ड से पता चल रहा है। इसको इंग्लिश में रूपांतरण करो या हिंदी में रूपांतरण करो, इसके अर्थ से ही पता चल रहा है भाई ये जो खाली होने वाला है। कहले हाँ जी, तो खाली होने वाला, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं थर्ड एम्प्टी सेट का, एम्प्टी है ना, एम्प्टी सेट, या इसी को पता है क्या बोलते हैं भाई? नल सेट। नल सेट। रिक्त समुच्चय हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, एकदम खाली हो, इस तरह से सूचित करते हैं। केवल कर्ली ब्रैकेट लिख दो, हो गया, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं, या फाई से। रिक्त समुच्चय को हम लोग कर्ली ब्रैकेट या फाई से सूचित करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखना नहीं, लेकिन यही रिक्त समूह जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, वैसा समूह जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो आइए पॉइंट नंबर 4। अब हम जैसे हम बात करें एकांकी समुच्चय को, एकांकी समुच्चय पॉइंट नंबर 4, एकांकी समुच्चय। देखो भाई हम हर बार मिटा रहे हैं ना, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, तू लोग हर बार बोलता है भाई बड़ा लिखो, ठीक है। तो हम क्या करें? सिंगलेटन,
सही है ना मीनिंग, सिंगलेटन सही है। सेट, एकांकी समुच्च, हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांकी समुच्च, या इसी का एक और नाम पता है क्या है, एकल समुच्च। भाई अर्थ बताओ, इसका हिंदी से भी पता चल रहा है, इंग्लिश से भी पता चल रहा है, इसमें जायज़ है कि इसमें अवयवों की संख्या जो होने वाला है वो होने वाला है एक, वैसा समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या एक हो। भाई एक क्या बता रहे हो, दूध पिलवा जैसा। भाई दूध पिलवा क्या होता है, वही बच्चा, मतलब जो बच्चा जो चूसने लगा रहता है ना, उसको भी बताओगे एक रहेगा तो उसको बोलना एकांकी समुच्च या एकल समुच्च। क्या है भाई, हम लोग भी बच्चा हैं, हम लोग भी कभी कभी दूध पीते हैं। अबे समझ रहे हो ना, ठीक है। एकांकी समुच्च या इसी का नाम हम लोग बोल सकते हैं एकल समुच्च, जिसमें अवयवों की संख्या एक हो। जैसे हम लिख दिया 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 2 A C, देखो एक ही अवयव है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मंझले कोष्ठक, हिंदी मंझले कोष्ठक, मंझला करने में अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जैसे अभी जोन परवेश से आते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। 3-4 भाई है ना, तो सबसे बड़ा भाई, उसके बाद उससे जो होता है छोटा वाला, उसको बोलते हैं मंझले बोलते हैं ना। उसके बाद एक और नाम बोलते हैं संजली। भाई यहाँ पे सेट्स में भी संजली कोष्ठक होना चाहिए था, और उससे भी छोटा पता क्या होता है, एक छोटा, उससे छोटा भी कुछ होता है क्या, क्या सांझल के बाद क्या, कौन। हाँ तो यार सेट्स में नाम नहीं है, ये भी देना चाहिए था। कांजल बोल रहे हैं, उससे छोटा, नहीं, उससे बस सबसे छोटा, मतलब एक गिनती हम लोग 4 में कर पाते हैं, अच्छा 5 होता है, जानकारी नहीं है हमको, जो कुछ जानकारी था 6-7, अच्छा कुछ भी हो यार, तू लोग जानता होगा। ए है एकांकी समुच्च, जिसमें अवयवों की संख्या हो एक। कौन सा समुच्च कहलाता है, एकांकी समुच्च, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलेटन। ये सब आसान सा बात है। चलो हम बात कर लेते हैं 5th पॉइंट का, युग्म समुच्च। हम अगला बार जानकारी लेके बताएंगे, इंग्लिश से बोलते हैं, ठीक है, पेयर सेट अगला बार। अभी तो हम लोग वीडियो बहुत जल्द बनाना है ना। पेयर सेट, देखो हम लोग शूट कर रहे हैं अभी, रात का बज रहा है 12, क्योंकि दिन में तो ऑफलाइन भी क्लास हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ अलग अलग जगह जाके पढ़ाना होता है, तो वहाँ समय खत्म, तो हम लोग रात में शूट कर पाते हैं। तो भाई आँख एकदम ना भाई बंद सा हो रहा है, लेकिन शूट करना है ना, आप लोग का आशा रहता है। आप लोग बहुत ऑफलाइन वाला भी लड़का बार बार बोल रहा था, भाई आप 11th के लिए नहीं बनाते हो, 11th के लिए नहीं, आपको पता नहीं चाहिए 11th का एक वीडियो वहाँ पे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बना हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसका क्वालिटी उतना बेस्ट नहीं दिखेगा, ऐसे भी आपको अगर छोटा दिखे ना भाई, तो आप क्वालिटी को थोड़ा 360 वगैरह पे करके देखो, तो आपको बेस्ट दिखने वाला है। अभी तो तत्काल नहीं, हम लोग एसी बोर्ड पे पढ़ाएंगे, गरीब आदमी, कुछ अगर हम लोग प्रोग्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन से, तो हम लोग और भी बोर्ड के बारे में सोचेंगे जो तो लोग चाह रहा है, ठीक है। हाँ, बार बार केवल बोलता है, सपोर्ट कीजिए धनाधन से, ठीक है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो, समझ में आए तो, ठीक है। अगर कुछ हम में कमियां हैं तो वो भी बताते रहिए, कि हम और भी अगला बार आएँ तो कुछ सुधार करके आएँ, ठीक है। ये बाद में बात करेंगे। युग्म समुच्च, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर सेट। भाई इसमें युग्म मतलब जोड़ा, वैसा सेट्स जिसमें अवयवों की संख्या हो 2, ठीक है। हाँ, जैसे हम यहाँ पे बात करें, कर्ली ब्रैकेट ले लिए 1 और 2, तो इसमें अवयव हो गया 2। हाँ, तो ये सेट जो है वो युग्म समुच्च है। एक और सेट ले लिए बी, चलो इसको अंदर हम ले लिए 3 और 4, ए भी युग्म समुच्च है। सी, चलो ले लिए ए ई, युग्म समुच्च है, क्योंकि इसके अंदर जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो अवयव है वो 2 है। तो वैसा समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें एलिमेंट्स जो है वो 2 है, उसको हम लोग बोलते हैं युग्म समुच्च, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर सेट। क्या बोलते हैं, पेयर सेट, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं, पेयर सेट। याद हुआ, कुछ मुश्किल तो था नहीं। अगर ये समझ में आया तो चलिए हम 6th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, समतुल्य समुच्च। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, समतुल्य समुच्च। ये समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख सकते हो, पूरा के पूरा बातें समझ में आने वाला है।
यहाँ पे तो कोई तकलीफ होने वाला है नहीं। समतुल्य समुच्चय, ठीक है, समतुल्य लिख लेते हैं हम लोग, समतुल्य समुच्चय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इक्विलिवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिवेलेंट सेट्स, EQU है ना, वैलेंट सेट्स। समझना ध्यान से, पढ़ने नहीं आता होगा उसमें कोई बड़ा बात है नहीं, जो भी है समझ लेना। समतुल्य समुच्चय, देखो ये जो समतुल्य समुच्चय है, ये जो समतुल्य समुच्चय है वो हमेशा जो बात कर रहा होता है दो समुच्चय के बारे में बात कर रहा होता है। वैसा दो समुच्चय, दो वैसा समुच्चय, दो समुच्चय भैया, समुच्चय तो दो प्रकार के ऐसा समानता, एक परिमित और एक अपरिमित, जिसमें एक में गिन सको तो उसको परिमित और नहीं गिन सको तो अपरिमित। तो आप कैसा सेट के बारे में बात कर रहे हो, तो हम बोल रहे हैं हम फाइनाइट सेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम परिमित समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसा सेट्स जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित तो उसको परिमित में बोलते हैं, लेकिन वैसा दो सेट्स जिसका अवयव का संख्या जो है, एलिमेंट्स का जो नंबर है वो इक्वल हो, उसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। ठीक है, इसका इंग्लिश से भी पता चल रहा है ना। हाँ, समतुल्य समुच्चय। जैसे हम दो सेट के बारे में बात कर लें, सपोज एक सेट ए है और इसका जो हम अवयव ले लिए 1 2 3, एक सेट बी है और इसका अवयव जो है ए ई आई है, सपोज ए ई आई है, तो ये दोनों जो सेट है वो जो है उसको हम लोग बोलेंगे समतुल्य समुच्चय। क्यों, इसमें भी एन ए अगर हम बात करें इसमें नंबर का तो 3 है, इसमें एन बी अगर बात करें तो इसमें कितना है, 3 है। तो देख रहे हैं दोनों का अवयव का संख्या समान है, एलिमेंट्स का संख्या समान है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है, कि समतुल्य समुच्चय तो ठीक है अवयवों की संख्या समान हो, अगर अवयव समान हो तब उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। हम अभी बात करेंगे। देखिए समतुल्य समुच्चय में क्या होता है, दो सेट की बात करें यदि ए और बी का, तो एन ए बराबर एन बी होता है। एन ए और एन बी कहने का समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक सेट का जो जितना भी अवयव है वो सेट एन बी मतलब दूसरा सेट का भी अवयव, दोनों का जो अवयव है वो समान है। समान है मतलब नंबर की संख्या समान है। भाई समान नहीं हो सकता, बोलेंगे समान भी हो सकता है। तो आप एक बार बताओ, डायरेक्टली बोल दो ना कि अगर दो समुच्चय बराबर समुच्चय है, इक्वल सेट भी है, तो उसको हम लोग समतुल्य समुच्चय बोल सकते हैं। तो हाँ, ये बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि दो इक्वल सेट को हम लोग समतुल्य समुच्चय बोल सकते हैं, बराबर समुच्चय को समतुल्य समुच्चय बोल सकते हैं, लेकिन हर एक समतुल्य समुच्चय को इक्वल सेट नहीं बोल सकते हैं, बराबर समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। जैसे और भी हम यहाँ पे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एन ए बराबर एन बी हो तो होता ही है। अगर हम इक्वल सेट के बारे में बात करें, इक्वल सेट के बारे में, बराबर समुच्चय के बारे में, तो चलो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट हिंदी में बोलते हैं हम लोग बराबर समुच्चय, बराबर समुच्चय। तो देखो भाई, दो वैसा समुच्चय, ठीक है, दो वैसा समुच्चय, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एक समुच्चय है, इसका अवयव है 1 2 और 3। बी एक समुच्चय है, इसका अवयव है 3 2 और 1। अब देखो ए का हर एक मेंबर बी में है कि नहीं है, ए का हर एक मेंबर बी में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट, बराबर समुच्चय। दो ऐसा समुच्चय जिसका हर एक अवयव एक दूसरे में मिलता जुलता हो, उसको बोलते हैं बराबर समुच्चय। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बराबर समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। जैसे हम और भी सेट के बारे में बात करते हैं, सी, सपोज सी एक्स सच डेट एक्स नेट, हम लिख देते हैं नेट का अक्षर है, यहाँ पे अक्षर है, ठीक है। और एक और हम लेते हैं डी, इसको लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स 10 का एक अक्षर है, 10 का एक अक्षर है, 10 का एक अक्षर है। अब एक बार बताओ, हम बोलेंगे कि बताओ सी और डी इक्वल सेट है कि नहीं है, तो है। कैसे, अब बताओ एन ई टी नेट, नेट का अक्षर है, तो मतलब एन ई एन टी इस तरह से है, सी बराबर। और डी 10 का अक्षर है, मतलब डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं टी ई एंड एन। तो आप देखो यहाँ पे इसका हर एक अवयव इसमें है कि नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बराबर समुच्चय। तो भाई ये ऐसे कैसे है, तो ये जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म है।
हिंदी में बोलते हैं गुण प्रकटीकरण रूप, गुण प्रकटीकरण रूप। ठीक है, ये तो मुश्किल था नहीं। अब हम और भी जैसे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपका लगभग पूरा हो चुका टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब अगर बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 1.2 पूरा का पूरा आप सोल्यूशन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मिटा लेते हैं। बराबर समझ कुछ मुश्किल नहीं था, ये समझ में आया होगा। अब हम देखो एक सेट्स का प्रॉपर्टीज आपको बता देना चाहते हैं, सुनना। जैसे अगर सेट्स के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर अगर 2 बार संख्या रिपीटेड हो तो उसको ऐसा लिखना जायज़ नहीं है, वो लोड नहीं लेगा, एक ही बार होना चाहिए। आप अगर करली ब्रैकेट के अंदर किसी अवयव को लिखते हो तो केवल एक ही बार लिखो, वही जायज़ है। कहने का मतलब है जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री, हम बोले कि चलो इसको लिख के दिखाओ, ट्रिगोनोमेट्री, तो ए सीट्स के अंदर 2 बार लोड लेने वाला है नहीं। मतलब हम बात करें अगर लिखने का, ए इक्वल सेट के फॉर्म में टी लिख दिया सही है, आर लिख दिया ए भी सही है, आई लिख दिया ए भी सही है, जी लिख दिया वे भी सही है, एक ही बार है। ओ ए को लिख दो सही है, एन लिख दो सही है, फिर और नहीं लिखने का, एक ही बार जायज़ है। रिपीटेड नहीं होता करली ब्रैकेट के अंदर, केवल एक ही बार लिखना जायज़ है। ये है सेट्स का प्रॉपर्टीज, ये आप ध्यान रखिएगा। एन ओ नहीं लिख सकते हैं, एम 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 दोबारा से नहीं है तो लिख सकते हैं ई, ई भी लिख सकते हो। टी, टी दोबारा नहीं क्योंकि टी पहले लिख चुके हैं। आर, आर फिर दोबारा नहीं क्योंकि पहले लिख चुके हैं। बाई, बाई लिख सकते हो। अब देखो ये जो अंदर में जो भी अवयव है वो केवल एक ही बार लिखा गया, अगर 2 बार नहीं एक ही बार लिखा गया तो ये सही कहानी है। समझ में आया? हम लोग 2 बार नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम सेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो एक ही ऐसा नहीं कि टी आर आई पूरा का पूरा करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे देकर लिख दिए, ऐसा कहानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, इसको हम केवल करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे के लिखते हैं, लेकिन रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ये कहानी है। तो सोच रहे हैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सेट्स के ही बेहतरीन थ्योरी के साथ आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।